किसी बात पर उन्हें झगड़ते नहीं देखा था। कभी कभी मुझे ताज्जुब होता था कि भाभी जाने किस मिट्टी की बनी है। इतनी सहनशील थी वे कि माँ के तमाम तानों के बावजूद उनका चेहरा कभी उदास नहीं हुआ। हाँ, एक आध बार मैंने उन्हें फूट फूट कर रोते हुए देखा था। भाभी के दो छोटे भाई थे जो अभी स्कूल में पढ़ रहे थे। वे जब भी भाभी से मिलने आते तो भाभी खुशी से फूली ना समाती। वे बड़े उत्साह से उनके लिए पकवान बनाती। उस समय माँ का गुस्सा चरम पर पहुँच जाता। ओह, आज तो बड़ा जोश चढ़ा है। चलो भाइयों के बहाने आज सारे घर को अच्छा खाना मिलेगा। लेकिन रानी जी, मैं पूछूं, तुम्हारे भाई हमेशा खाली हाथ झुलाते हुए क्यों आते हैं? इनको सूझता नहीं कि बहन से मिलने जा रहे हैं तो एक आध गिफ्ट लेकर चलें। बाल बच्चों वाला घर है। आखिर माँ जी अभी पढ़ रहे हैं दोनों। इनके पास इतने पैसे ही कहाँ होते हैं कि गिफ्ट वगैरह खरीदें। अरे इतने भी गए गुजरे नहीं हैं कि 2-4 रुपए की मिठाई भी ना खरीद सकें। आखिर कंगालों के घर से है ना। ये सब तौर तरीके कहाँ से जानेंगे? भाभी को ये बात चुभ गई। वह चुपचाप आंसू बहाने लगी। कुछ वर्ष बाद मेरी शादी तय हो गई। मेरे ससुराल वाले बड़े भले लोग थे। उन्होंने दहेज लेने से इनकार कर दिया। जब मैं विदा हो रही थी तो भाभी ने वह बनारसी साड़ी मेरे बक्से में रखते हुए कहा, छुटकी, ये मेरी तरफ से एक तुच्छ भेंट है। अरे ये तो तुम्हारी बहुत ही प्रिय साड़ी है। हाँ, पर इसको पहनने का अवसर ही कहाँ मिलता है। जब भी इसे पहनोगी तुम्हें मेरी याद आएगी। हाँ भाभी, मैंने मन ही मन कहा, इस साड़ी को देखूंगी तो तुम्हें याद करूंगी। तुम्हारे जैसी स्त्रियां इस संसार में कम होती हैं। इतनी सहिष्णु, इतनी उदार, कभी अपने लिए कुछ मांगा नहीं, कुछ चाहा नहीं। हमेशा दूसरों के लिए खटती रही, बिना किसी प्रकार की अपेक्षा किए। मुझे उनकी महानता का तब एहसास होता था जब वे अपने प्रति होते अन्याय को नज़रअंदाज कर जाती। मेरी ससुराल में भरा पूरा परिवार था। 2 ननदें, एक लाडला देवर, सास ससुर। हर नए ब्याहे जोड़े की तरह मैं और मेरे पति की एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करते। शाम को जब मेरे पति दफ्तर से लौटते तो हम कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनाते। जब मैं बन ठन कर तैयार होती तो मेरी नज़र अपनी ननद पर पड़ती, जो अक्सर मेरे कमरे में ही पड़ी रहती और टकटकी बांधे मेरी ओर देखती रहती। वे मुझसे 1000 सवाल करती। कौन सी साड़ी पहन रही हो? कौन सी लिपस्टिक लगाओगी? मैचिंग चप्पल निकाल दूं क्या? आदि इत्यादि। बाहर की ओर बढ़ते मेरे कदम थम जाते। मैं अपने पति से फुसफुसा कर कहती, सुनो जी, सीमा को भी साथ ले चलते हैं। ये बेचारी कहीं बाहर निकल नहीं पाती और घर में बैठी बोर होती रहती है। अच्छी बात है, जैसा तुम ठीक समझो। मेरी सास के कानों में ये बात पड़ती तो वे बीच में ही टोक देती, सीमा नहीं जाएगी तुम लोगों के साथ। उसे स्कूल का ढेर सारा होमवर्क करना है और उसको ले के जाने का मतलब है टैक्सी करना, क्योंकि मोटरसाइकिल पर 3 सवारियां नहीं जा सकती। सीमा भुनभुनाती, मुंह फुलाती, अपनी माँ से हील हुज्जत करती, पर सास का फरमान कोई टाल नहीं सकता था। मैं मन ही मन जानती थी कि मेरी सास जानबूझकर सीमा को हमारे साथ नहीं भेजती थी और उसे घर के किसी काम में उलझाए रखती थी। मैं मन ही मन उनका आभार मानती। एक बार मेरे भैया मुझसे मिलने आए थे। माँ ने अपने सामर्थ्य भर कुछ सौगात भेजी थी। मेरी सास ने उन वस्तुओं की बहुत तारीफ की और घर भर को दिखाया। फिर उन्होंने मुझसे कहा, बहू, बहुत दिनों बाद तुम्हारे भाई तुमसे मिलने आए हैं। तुम अपनी निगरानी में आज का खाना बनवाओ और उनकी पसंद की चीज़ें बनवा कर उन्हें खिलाओ। मेरा मन खुशी से नाच उठा। उनके प्रति मेरा मन आदर से झुक गया। कितना फ़र्क था मेरी माँ और मेरी सास के बर्ताव में। मैंने सोचा,
मुझे याद है जब भी मेरी भाभी का कोई रिश्तेदार उनसे मिलने आता तो मेरी माँ की भ्रुति तन जाती। वे किचन में जाकर जोर जोर से बर्तन पटकती ताकि घर भर को उनकी अप्रसन्नता का भान हो जाए। मुझे याद आया कि जब मेरी शादी हुई तो मेरी माँ ने मुझे बुलाकर हिदायत दी थी, देख छुटकी, तेरा दूल्हा बड़ा सलोना है, तू उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। मैं तुझे चेताए देती हूँ कि तू हमेशा उनके सामने बन-ठन कर रहना, तभी तू उनका मन जीत पाएगी। मुझसे कहे बिना नहीं रहा गया। लेकिन भाभी को तो तुम हमेशा बनने संवरने का टोका करती थी। वह और बात है, तेरी भाभी कोई नई नवेली दुल्हन थोड़े ना है, बाल बच्चों वाली औरत है। माँ मुझसे बोली। इसके विपरीत मेरी ससुराल में जब भी कोई त्योहार आता तो मेरी सास आग्रह करके मुझे नई साड़ी पहनाती और अपने गहनों से सजाती। वह सबसे कहती फिरती, मेरी बहू तो लाखों में एक है। इधर मेरी माँ थी जिन्होंने भाभी को तिल तिल कर जलाया था, उनकी भावनाओं की अवहेलना करके उनके जीवन में जहर घोल दिया था। ऐसा क्यों किया था उन्होंने? ऐसा करके न केवल उन्होंने मेरे भाई की सुख शांति भंग कर दी थी, बल्कि भाभी के व्यक्तित्व को भी पंगु बना दिया था। मुझे लगता है भाभी अपने प्रति बहुत ही लापरवाह हो गई थी। उनमें जीने की इच्छा ही मर गई थी। यहाँ तक कि जब कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने उन्हें धर दबोचा, तब भी उन्होंने अपनी परवाह ना की, ना घर में किसी को बताया कि उन्हें इतनी प्राण घातक बीमारी है। जब भैया को भनक लगी तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब मैं घर पहुंची तो भाभी की अर्थी उठने वाली थी। मैंने अपने बक्से से बनारसी साड़ी निकाली और भाभी को पहना दी। माँ बोली, ये क्या कर रही है छुटकी? थोड़ी देर में तो सब राख होने वाला है, होने दो, मैंने रुखाई से कहा। मुझे भाभी की वह छवि याद आई जब वे वधू के रूप में घर के द्वार पर खड़ी थी। उनके माथे पर गोल बिंदी सूरज की तरह दमक रही थी। उनके होठों पर सलज मुस्कान थी। उनकी आंखों में हजार सपने थे। भाभी की अर्थी उठ रही थी। माँ का रुदन सबसे ऊंचा था। वे गला फाड़कर बिलाप कर रही थी। भैया एकदम काठ के हो गए थे। उनके दोनों बेटे रो रहे थे, पर छोटी बेटी नेहा तो अभी 4 साल की ही थी। चारों ओर अबोध भाव से टुकुर टुकुर देख रही थी। मैंने उस बच्ची को गोद में उठा लिया और भैया से कहा, लड़के बड़े हैं, कुछ दिनों में बोर्डिंग में पढ़ने चले जाएंगे, पर ये नन्ही सी जान है जिसे कोई देखने वाला नहीं है। इसको तुम मुझे दे दो, मैं इसे पाल लूँगी और जब कहोगे वापस लौटा दूँगी। माँ फुसफुसाते हुए बोली, अरे ये क्या कर रही है तू? क्यों इस जंजाल को मोल ले रही है? तुझे नाहक परेशानी होगी। नहीं माँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। उल्टे अगर बच्ची यहाँ रहेगी तो तुम उसे संभाल ना सकोगी। लेकिन तेरी सास की मर्जी भी तो जाननी होगी। तू अपनी भतीजी को गोद में लिए पहुँचेगी तो पता नहीं वे क्या कहेंगी। मैं अपनी सास को अच्छी तरह जानती हूँ, वे मेरे निर्णय की प्रशंसा ही करेंगी, मैंने दृढ़ शब्दों में कहा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे भाभी अंतरिक्ष से मुझे देख रही है और हल्के हल्के मुस्कुरा रही हैं। मैंने मन ही मन कहा, भाभी मैं तुम्हारी बेटी लिए जा रही हूँ। मुझे पक्का विश्वास है कि इसमें तुम्हारे संस्कार भरे हैं। इसे अपने हृदय से लगाकर तुम्हारी यादें ताज़ा कर लिया करूँगी। आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।